ओके लास्ट टाइम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने देख लिया था। यस यस नो। एक्सेप्शंस, ठीक है। एक्सेप्शंस तुम्हारे पास तो जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके अंदर है फॉर थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट। थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट में दो एक्सेप्शन है। कौन कौन से दो एक्सेप्शन है बताओ। देयर आर टू एक्सेप्शन इन थ्री डी ब्लॉक एलिमेंट। वो कौन कौन से हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था अपन ने। यस बच्चे 21 से 30 में दो एक्सेप्शन है ना। ओके सिद्धांत, व्हाट अबाउट अदर? क्रोमियम एंड कॉपर। देखो दो एक्सेप्शन है कौन कौन से? क्रोमियम एंड कॉपर। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या था? 24। एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है? 29। अगर अपन अपने वाले जो फंडे थे उससे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन लिखूं क्रोमियम का, तो क्रोमियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? क्रोमियम से जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? आर्गन। ओके और क्रोमियम का पीरियड नंबर क्या होगा? व्हाट इज द पीरियड नंबर ऑफ क्रोमियम? पीरियड नंबर कितना होगा? 4। तो यहाँ से होगा 4s, यहाँ से होगा 3d, और यहाँ से होगा 4। ठीक है तो आर्गन 4s 3d एंड 4p। आर्गन 4s 3d एंड 4p। तो क्रोमियम का 24 है, आर्गन तक 18 फिलअप कर लिया मैंने। देन 20, देन 24, ये आना चाहिए था। यस यस नो। बट एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती। लास्ट टाइम अपन ने उतने कॉन्फ़िगरेशंस लिख लिए जिसमें कोई भी एक्सेप्शंस नहीं था। बट इसमें क्या है एक्चुअल में कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा इट्स आर्गन 4s1 3d। वही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इट्स आर्गन 4s1 3d। क्लियर तुमको ये वाला पार्ट? यस नो। फॉर 4d ब्लॉक एलिमेंट, 4d ब्लॉक एलिमेंट देखो बच्चे, एक्सेप्शंस जो भी होते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एक्चुअल में जो है एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे और डिफरेंट। मतलब एक चीज बताता हूँ सुनो, अगर सपोज अगर मैं यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करूं इन दिस केस, तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने कोई बता सकता है? 4s2 3d4 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पे? कितने होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन? 4। और वही अगर मैंने 4s1 5d 3d5 लिख लिया तो वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4s1 3d5 में? 4s1 3d5 में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो जब एक्सपेरिमेंटली अगर जब देखो थ्योरेटिकल के अकॉर्डिंग मेरे को ये फिलअप करना चाहिए तो जो पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आने चाहिए थे, बट जब एक्सपेरिमेंट करके देखा
तो एक्सपेरिमेंटली बेसिस पे यू कैन फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो वो जो एक्चुअल में आ रहे थे वो 6 आ रहे थे, तब लोगों ने सोचा कि माइट बी कॉन्फ़िगरेशन ऐसा हो रहा होगा, ये फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या है, गलत है। तो एक्सपेरिमेंटली जो रिजल्ट्स थे वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से अगर वेरी कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे वी विल डिसाइड कि उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो जो पर्टिकुलर एलिमेंट इसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे कंपाउंड्स फॉर्म कर रहा है, नेचर में उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। बिकॉज 3D और 4s, जो डी और एस होते हैं उसके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो उसके कारण क्या करते हैं वो एक्साइट कर जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4s वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअल में डी में क्या कर गया है, वो एक्साइट कर गया है, एक्साइट करके उसकी क्या हो गई है, उसको ज्यादा स्टेबिलिटी फॉर्मेशन हो गया। तो अभी के बेसिस पे ऐसा है कि डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में बहुत सारे एक्सेप्शंस है, तो उसके पर्टिकुलर रीजंस भी है। रीजन क्या है कि जो थ्योरेटिकल रिजल्ट्स आ रहे थे और जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ रहे थे वो बहुत ज्यादा वेरी कर रहे थे। अगर थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल बहुत ज्यादा वेरी कर रहे हैं तो बेस्ड ऑन दैट वी विल डिसाइड कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर। तो अभी अपने को क्या करना है, जो भी रैंडम जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो अपने उसके बेसिस पे लिख सकते हैं, जो लास्ट क्लास में सीखा था। एक्सेप्शन अपन आज याद कर लेंगे। तो 4D ब्लॉक एलिमेंट में आई वुड सजेस्ट कि तुम सबसे पहले मुझे है ना इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। ये ट्रियम जिसका एटॉमिक नंबर है 39, सारे लोग मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ। थर्टी नाइन एटॉमिक नंबर है, कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टॉन 5s2 4d1। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? वेरी गुड, जस्ट पहले नोबल गैस कौन सा आएगा? 36 क्रिप्टॉन। इसका पीरियड नंबर कितना है? 5। तो 5s 4d 5p। इलेक्ट्रॉनिक 39 है, 36 क्रिप्टॉन तक फिलअप कर दिया, तो 36 देन 38 देन 39। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तुम्हारे पास हो गया। अगर मेरे को नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करना है, इट्स नॉट ए बिग डील फॉर अस। सो इट्स आर्गन 5s2 4d2। अगर नेक्स्ट फिलअप करना है तो 4d3 आना चाहिए था, बट एक्चुअल में यहाँ पे एक्सेप्शन है। यहाँ पे आएगा 5s1 4d4 आएगा। नेक्स्ट वाला जो भी मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ वो जो एक्चुअल में आना चाहिए था वो नहीं आके उससे कुछ डिफरेंट आ रहा है। अगर मैं मॉलिब्डेनम की बात करूं तो एक्चुअल में उसका भी अगर तुम नॉर्मली लिख के देखोगे उससे डिफरेंट आएगा। 5s2 4d4 आना चाहिए था, बट 5s1 4d5 आएगा। टेक्नीशियन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेक्नीशियन वैसा का वैसा आएगा। नॉर्मल लिख के देखो और जो इससे लिख के देखोगे वो भी सेम है। रुथेनियम की बात करेंगे, फिर से एक्सेप्शन है। आर्गन आना चाहिए था 5s2 4d6, आता है 5s1 4d7। नेक्स्ट वाले का भी एक्सेप्शन है, 5s1 4d8। नेक्स्ट वाला 4d10। जो भी ग्रीन से लिखा है वो सब एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में एक्सेप्शन से, मतलब जो एक्चुअल आ रहा है और जो तुम फाइंड आउट करोगे उन सब में बहुत डिफरेंट होगा।
तो डी ब्लॉक 4D ब्लॉक में सिर्फ 4 ही ऐसे एलिमेंट हैं जिनका कॉन्फ़िगरेशन सही आएगा, बाकी सबका कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट आएगा जो एक्चुअल आना चाहिए। रीजनिंग में पहले ही तुमको बता चुका। डन? यस नो? अगर तुम इसको याद रखने के लिए लॉजिकल चीज देखोगे तो लॉजिकल चीज क्या है इसके अंदर? अगर तुम लॉजिकल चीज देखोगे तो यहाँ पे 4D3, 4D3, 4D6 एंड 4D9, 6 और 4D9 एग्जिस्ट नहीं करता लॉजिकली। देखो देखो D2 के बाद D3 फिलअप करे थे बट D3 नहीं आया, D4 आ गया। फिर से देखो यहाँ पे D5 के बाद D6 आना चाहिए था, D6 नहीं आया, D7 आ गया। फिर से अगर देखोगे यहाँ पे तुमने D8 फिलअप किया, जैसे ही तुमने D8 फिलअप किया, D8 के बाद D9 आना चाहिए था, D9 आके D10 आ गया। ये याद रखने का ट्रिक है। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? हेलो? सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन पैलेडियम का, Ag का, नियोबियम का, मॉलिब्डेनम का। दीज आर द 4 कॉन्फ़िगरेशन जो काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पैलेडियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। डी ब्लॉक के सारे डी ब्लॉक में ऐसा नहीं है बच्चे, 3D में इतना ही है, 3D में 2 ही एक्सेप्शन है, 4D में इतने सारे हैं, 5D में भी 2 ही है, 5D में भी 2 ही है। क्या बच्चे तुम मुझे बताओ, क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है क्या? यस नो? क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है? क्या क्रोमियम एक्सेप्शन है? यस। क्या मॉलिब्लेड, सॉरी, क्या मॉलिब्लेडनम एक्सेप्शन है क्या? क्या मॉलिब्लेडनम एक्सेप्शन है? यस। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं, तो अगर तुम लॉजिकली चीज देखो यहाँ पे बेटा, ये वाला पार्ट देखो, क्रोमियम, मॉलिब्लेडनम और टंगस्टन दोनों एक ही ग्रुप में है। क्रोमियम एक्सेप्शन था, मॉलिब्लेडनम भी एक्सेप्शन था, बट टंगस्टन एक्सेप्शन नहीं है। टंगस्टन जो है वो एक्सेप्शन नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही ग्रुप में सारे के सारे एक्सेप्शन होंगे, नो। इवन 5D ब्लॉक एलिमेंट में, इवन 5D ब्लॉक एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 5D ब्लॉक एलिमेंट, अगर मैं 5D ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो टंगस्टन की अगर मैं बात करूं, टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74, तो 74 वुड बी द एटॉमिक नंबर। अगर 74 एटॉमिक नंबर है तो तुम मुझे इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था। बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट डाउन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टंगस्टन। देखो यार, टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखूंगा? क्रोमियम एक्सेप्शन था, मॉलिब्डेनम भी एक्सेप्शन था, बट टंगस्टन एक्सेप्शन नहीं है। टंगस्टन का कॉन्फ़िगरेशन, इट्स जिनॉन।
then 6s, it's xenon, then 6s, then 4f, then 5d. 54 के बाद 56, then 70, then 74. एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं है। पूरे 5D ब्लॉक में कहीं पर भी एक्सेप्शन नहीं है। प्लेटिनम में जाके एक्सेप्शन है। प्लेटिनम एटॉमिक नंबर कितना है? 78। और प्लेटिनम के नीचे गोल्ड। 2 एक्सेप्शन है यहाँ पर। बाकी कहीं पे जो एक्सेप्शन नहीं होने का मतलब जो तुम नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो वैसे ही कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्लेटिनम का तुम मेरे को पहले 78 एटॉमिक नंबर है, अगर 78 एटॉमिक नंबर होगा तो क्या उसका नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए था क्या? 54, 56, 54, 56, 70 एंड 78। यस नो? क्या ये एक्सेप्शन, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए था उसका? यस नो? यस, ये एक्सेप्शन आना चाहिए था बट एक्चुअल में ये कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए बट ये कॉन्फ़िगरेशन एक्चुअल में नहीं आता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा इसका? कॉन्फ़िगरेशन आएगा इट्स xenon 6s2, सॉरी 6s2 नहीं होके 6s1, 6s1, 4f14, 5d 9 हो जाता है। वही अगर मैं AU की बात करूंगा तो AU भी एक्सेप्शन है, इट्स xenon 6s1। जो एक्चुअल में आना चाहिए था वो नहीं आके कॉन्फ़िगरेशन यार। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? बस इतने ही एक्सेप्शन है जो तुमको ध्यान में, एक दो और है वो भी डिस्कस कर लेंगे। बट थ्री डी में दो ही हैं, 5D में भी दो ही हैं, बट जो 4D है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है क्या? और वही अगर मैं लेंथेनम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट लेंथेनम, लेंथेनम इज 57। लेंथेनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना नॉर्मल अपने तरीके से। 57, 57 वाले का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल गेट इट। जिनॉन 5s2, 4f1 आना चाहिए था। यस, यस नो? यस नो? सॉरी 6 नॉट 5, 6। बट एक्चुअल में ये नहीं आता। क्या आता है? वो आता है जिनॉन 6s2, 5d1। जिनॉन 6s2, 5d1। Xenon 1. Xenon 6s2, 5d1. That's why lanthanum is not the part of lanthanum. Lanthanum is not the part of. That's why lanthanum is not the part of lanthanide series. Lanthanum is not the part of lanthanide series. Lanthanide series का part नहीं. It is a D block element. अब समझ में आया D block element क्यों है? अब क्लियर है कि D block element क्यों है? Okay. वही अगर मैं एक्टिनम की बात करूंगा, एक्टिनम इज द 89। कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम इसका लिखोगे
हाँ एक्सेप्शन है, मतलब डी ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई 5D में लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप कर रहा हूँ, 4F में नहीं कर रहा, इसीलिए डी ब्लॉक एलिमेंट है ये, एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। वही अगर मैं एक्टिनम की बात करूंगा, हाँ इसके बाद जितने भी है 58 के बाद 71 तक जितने भी है वो सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। 58 से 71 जितने भी हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। नाउ तुमको लिखना है एक्टिनम, एक्टिनम का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यू विल राइट इट्स रेडॉन 7s2, रेडॉन 7s2 5f1। ये नहीं लिख के इसका भी क्या लिखूंगा मैं, वो एक्चुअल में वो आना चाहिए था, बट क्या लिखूंगा, रेडॉन रेडॉन 7s2 and 6d1। क्लियर? यस नो? यस नो? इसलिए ये भी क्या डी ब्लॉक एलिमेंट है, एक्टिनम इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्टिनाइट सीरीज, इट इज अ डी ब्लॉक एलिमेंट, दैट्स इट। क्लियर सबको? क्रोमियम, क्रोमियम के जस्ट नीचे मॉलिब्लेडनम, मॉलिब्लेडनम के जस्ट नीचे टंगस्टन। इसका एटॉमिक नंबर 24, 24 में 18 ऐड करो यू विल गेट 42, 42 में 32 ऐड करो यू विल गेट 74। वही सेम चीज अगर तुम देखोगे यहाँ पर निकल भी है, निकल, यहाँ पर पैलेडियम और यहाँ पे प्लेटिनम। निकल क्या एटॉमिक नंबर अपने को पता है 28, 28 में 18 ऐड करो यू विल गेट 46, 46 में 32 ऐड करो यू विल गेट 78। अगेन यू नो द कॉपर, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन वी नो, इट्स 29, कॉपर इज 29, कॉपर इज 29। तो पैलेडियम पता है तो प्लेटिनम पता है, प्लेटिनम, if you know the palladium so we know the platinum also, so platinum will be 40, sorry not platinum, copper के just नीचे you will get Ag, Ag would be 47 and Au will be 79। yes? Yes no? And these are called Ag, Au and copper are called coinage metal, yes? Why they are called a coinage metal? Why they are called coinage metal? Because ancient time में इसके coins बनते थे, एंशियंट टाइम में क्या थे, इनके कॉइन्स बनते थे, कॉपर के, गोल्ड के, और जो करेंसी के फॉर्म में जो उस टाइम रुपीज यूज नहीं होके कॉइन्स यूज होते थे, कॉपर के कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स एंड एयू के कॉइन्स। तो मैंने ये स्पेशली क्यों लिख के रखे हैं, स्पेशली इसलिए लिख के रखे हैं बिकॉज अगर तुम क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन है इट्स 4s1 3d5। नेक्स्ट वाले का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ये है 5s1 4d5। अगर नेक्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शन होना चाहिए था बट एक्सेप्शन नहीं होते, देखो टंगस्टन क्या था 6s2 5d4, 6s2 5d4। 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप करने थे तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर अपन फिलअप कर रहे हैं, एक तो ये था, डन। यस नो?
और वही मैं निकल की बात करूंगा तो निकल का कॉन्फ़िगरेशन, निकल का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, निकल का कॉन्फ़िगरेशन पता है? निकल का कॉन्फ़िगरेशन था इट्स, कोई एक्सेप्शन नहीं था, निकल तुम्हारे पास नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन था। निकल का जो भी मैं इस पेन से लिख रहा हूँ, ग्रीन से जितने भी लिख रहा हूँ वो एक्सेप्शन है। निकल था 4s2 3d10, तो पैलेडियम एक्सेप्शन था, पैलेडियम कितना हो गया था 4d10। नेक्स्ट वाला भी एक्सेप्शन था, नेक्स्ट वाला क्या हो गया था? नेक्स्ट वाला हो गया था 6s1 5b9। इलेक्ट्रॉन 10 ही फिलअप करने हैं, बट तीनों में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से फिलअप कर रहा हूँ। तीनों एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। एक में डी में 8 इलेक्ट्रॉन है, एक में 10 इलेक्ट्रॉन, एक में 9 इलेक्ट्रॉन। तो दीज आर द स्पेशल केस, एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, बट तीनों का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिफरेंट। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? तीनों का डिफरेंट। और अगर वही तुम नेक्स्ट वाले तीन में देखोगे तो कॉपर एक्सेप्शन है। कॉपर अगर एक्सेप्शन है तो कॉपर का क्या होता है? कॉपर होता है 4s, कॉपर इज 4s1, सॉरी, कॉपर इज 4s1 3d10, Ag 5s1 4d10, Au 6s1 हाँ 5d10। क्लियर? क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस नो? तो अगर तुमको इतने कॉन्फ़िगरेशन लास्ट टाइम जो लिखना बताया था, और अगर तुमको ये चीजें बता दो, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो देख के आस्क, अदरवाइज वी विल मूव टू द फॉरवर्ड। क्या आगे करें? क्या आगे जो भी सेक्शन है उसको कंप्लीट करेंगे? यस नो? ओके फाइन, चलो। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलो, तो तुमको एटॉमिक इजी लग रहा है या डिफिकल्ट है, ये बताओ। ओके वेदांत, व्हाट अबाउट अदर्स? तुम लोग नोट्स वोट्स रिवाइज करना बंद कर दिया है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग जो पहले, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और अभी भी वही सेम चीज कर रहे हो। अरे लोग नोट्स रिवाइज नहीं करोगे तो क्लास में रिफ्लेक्ट होगा यार, वो चीज वो पता चल जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग, तुम्हारे बेस में थोड़ा सा पढ़ना ही बंद कर दिया है। आई नो यू आर रिवाइजिंग, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ ना। और चीजें तो मेन, ऐसे तो एग्जाम आते रहेंगे यार, हर टाइम में एग्जाम आते रहेंगे। जो करंट चल रहा है उसको छोड़ थोड़ी देंगे अपन। अपन को साइमल्टेनियसली मेंटेन करके रखना है। वी नो एग्जाम तो आएंगे यार, बिकॉज वी आर शेड्यूलिंग। और सिलेबस भी इसी स्पीड, और मैं अभी स्लो पढ़ा रहा हूँ। तुम्हारे पास ऐसा टाइम भी आएगा किसी टाइम कि तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको थ्योरी भी करना पड़ेगा। फ्रैंकली स्पीकिंग तुमको थ्योरी वाला पार्ट भी करना पड़ेगा, और साथ ही साथ तुमको होमवर्क भी देंगे, वो भी फिनिश करना पड़ेगा। तब तुम कैसे मैनेज करोगे? बोलो। बट तुम लोग सच में यार, तुम्हारे बैच में जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में जितना पढ़ते थे और अभी जितना पढ़ते हो, तुमने बहुत कम कर दिया है। बट आई डोंट नो, जो एक्टिवनेस तुम्हारे बैच में पहले था वो है ही नहीं।
पहले मतलब हर एक से आंसर्स मिल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम। अभी ऐसा नहीं कि अभी आंसर नहीं कर रहे हो, बट स्टिल वो जितना पहले अच्छे से रेस्पॉन्ड करते थे उतना नहीं करते हो। और ये क्यों है, आई डोंट नो। अरे वो चीजें चलती रहेगी, तुम्हारा मेन एम से हटो मत ना यार। मेन एम क्या है तुम्हारा? मेन एम देखो ना यार, तुम्हारा क्या है। मेन से वो वाले टारगेट से थोड़ी हट जाओगे। सच में तुमको बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब तुम्हारा मतलब जो तुम रेगुलर है उसके बेसिस पे, जहाँ पे तुम लोग यार, मतलब सच में मैं तुम्हारे बैच से थोड़ा सा ऐसे शॉक था कि मेंस वाला बैच मतलब इतना अच्छा है यार। इस बार मेंस वाला बैच बहुत अच्छा है। और राइट नाउ ये कंडीशन हो गई है क्या, मतलब मुझे लगता है कि क्या कर रहे हो यार। ये तो पुराने जो बैचेज है उससे भी घटिया लग रहा है। तुमको चीजें सब समझ में आती है बट तुम रेस्पॉन्ड ही नहीं करते। ऐसा नहीं कि तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही, चीजें भी तुमको समझ में आ रही है, बट तुम रेस्पॉन्ड ही करना बंद कर दिया। ऐसा थोड़ी होगा यार। होगा क्या ऐसा? क्या ऐसा होगा क्या? नहीं ना। देखो यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, बताओ, डिस्कस करो कि सर ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। एग्जाम तो आते रहेंगे यार। और तुम्हारा सिलेबस भी ये और स्लो स्पीड से चल रहा है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि तुम सैटरडे को होमवर्क कर रहे हो करंट वाला, और संडे तुम्हारा एग्जाम है। तो टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। चीजें तुमको अगर लग रहा है कि यही फास्ट स्पीड है कि अपना, ना, ये स्लो स्पीड ही चल रहा है अभी तक। अभी तक फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं तुमको। अभी तक तो एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी नहीं ले रहे यार हम लोग। तो थोड़ा सा देखो, मतलब ऐसे चीजें नहीं होगी। तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो डिस्कस करो क्लास के बाद। तुम माइक ऑन ही नहीं करते हो। बाकी सब ब्रॉयज में ये रहता है कि वो थोड़े एक्टिव रहते, तुमको माइक ऑन ही नहीं करते। पता नहीं, या तो तुमको सब समझ में आ रहा है या तुमको कुछ भी नहीं आ रहा। डाउट अगर क्लियर नहीं हो तो माइक वाइक ऑन करो ना। ऐसे इंट्रोवर्ट बन के क्या होगा? तुमको ये डर है कि लोग तुमको जज करेंगे। करेंगे तो करेंगे। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है यार, बट थोड़ा सा एक्टिव रहो यार क्लास के अंदर। बिकॉज ऑनलाइन में आई आई ऑल्सो नो कि यार कोई इंटरेक्शन का कोई पॉइंट ही नहीं। मेरा जो पढ़ाने का जो तरीका ऑनलाइन और ऑफलाइन में पूरा डिफरेंट है। मैं इतना सीरियसनेस के साथ नहीं पढ़ाता ऑफलाइन में, बट यार अपने पास सिनेरियो यही है। टाइम कंस्ट्रेंट है, चीजें ज्यादा करनी है, इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है। अगर इंटरेक्शन के बाद ये होता है कि चीजें बहुत फ्लो में अच्छे से भी हो जाती है, अब वो इंटरेक्शन का भी प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा देखो यार, थोड़ा सा एक्टिव रहो। मतलब ऐसे ही होगा ना कि मतलब पढ़ाने में मजा ही नहीं आएगा। पढ़ाने में मजा नहीं आएगा तो फिर चीजें स्किप होगी। 5 प्रॉब्लम करवानी तो 3 ही करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन बच्चों से होगी ही नहीं। अगर मैं तुमसे कोई 5 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ एंड तुम एक्टिवली उतना पार्टिसिपेट करके 5 प्रॉब्लम कर रहे हो, तो मैं 2 और एक्स्ट्रा दे दूंगा यार होमवर्क में। अब मुझे पता है तुमसे 5 ही नहीं हो रही, तो मैं वो नंबर रिड्यूस करके 3 कर दूंगा। मुझे टाइम मैनेज नहीं हो रही है, मैं यही चीज बोल रहा हूँ तुमसे। अगर चीजें मैनेज नहीं हो रही तो क्लास के बाद रुक के अपना माइक ऑन करके पूछो ना यार चीजें। पूरे टाइम म्यूट पे रहने को थोड़ी बोला है मैंने तुमको। मैंने क्या बोला है, म्यूट पे इसलिए बोला है कि जब मैं अगर कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है। तुम तो इंटरप्ट क्या, तुम बोलते ही नहीं। ऐसे थोड़ी होगा। जो डाउट आज है उसको आज क्लियर करो ना। उसको बाद में रह के क्या क्लियर करेंगे अपन? उसको तो बाद में कर लेंगे सर। डाउट लेक्चर कुछ भी नहीं होता। डाउट लेक्चर के लिए रुकना थोड़ी होता है। या तुम लॉजिकली सोचो, कल अपना डाउट लेक्चर था, तुमने डाउट जो पूछे हैं वो तुम क्लास में भी पूछ सकते थे, क्लास के बाद में भी पूछ सकते थे। 1:30 के बाद, बहुत 1:30 वाला लेक्चर बहुत बार होता है, तब मैं पूछता भी हूँ किसी को कुछ डाउट। उस टाइम कोई डाउट ही नहीं पूछता। तुम डाउट लेक्चर के लिए क्यों वेट कर रहे हो? तुम एक लॉजिकली चीज सोचो, अगर तुम्हारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाते तो क्या कल लेक्चर अपने को अटेंड करने की नीड होती क्या? अगर तुम्हारे डाउट्स जो थे, अगर तुम दो तीन डाउट्स थे सबके,
अगर तुम क्लास के बाद ही वो क्लियर कर लेते तो कल का जो तुम जो 8 o'clock उठ के बैठे हो मेरे साथ, वो नीड ही नहीं थी यार। तुम खुद ही बोल रहे सर हमको डाउट्स ही नहीं है, कल डाउट लेक्चर रखते ही नहीं है, मैं रखता ही नहीं। अपन स्पेशली एक पूरा दिन खराब क्यों करें? 8 o'clock उठ भी रहे, 1 hour रुक भी रहे, और तुम्हारे डाउट्स एक डाउट है, किसी किसी का एक डाउट था, वो मतलब 8 o'clock उसने डाउट लिखा है बट वो 9 o'clock क्लियर हो रहा है, तो तुम्हारा 1 hour तो वेस्ट ही हुआ ना यार। हुआ या नहीं हुआ? मैं ये नहीं बोला कि डाउट लेक्चर में मत आओ ना, या डाउट लेक्चर में अगर सपोज तुम्हारे डाउट्स पहले ही क्लियर हो जाते तो मैं मेन लेक्चर ही ले लेता कल तुम्हारा, अपन आगे हो जाते थोड़ा। थोड़ा लॉजिकली सोचो यार, मतलब ये चीजें, हम कोई बच्चे थोड़ी हो तुम यार। राइट नाउ वी आर इन द 11th बैच यार। अब तुमसे मेच्योरनेस एक्सपेक्ट करेंगे हम लोग। ये कोई बच्चों जैसी हरकतें थोड़ी कि सर बोलेंगे तो होमवर्क करेंगे। ये होता था 10th में कि सर ने इतना होमवर्क दिया तो ये करेंगे। अब तुमको कोई नहीं बताएगा कि तुमको कैसे रिवाइज करना है। अब तुमको खुद को डिसाइड करना है, अच्छा मेरा टेस्ट आ रहा है, 1 वीक तो मिनिमम लगेगा ही, तो मुझे रिवाइज कर लेना चाहिए यार। ये कौन बताएगा? कि कोई थर्ड पर्सन आके थोड़ी बताएगा, ये तुमको डिसीजन लेना है। क्योंकि तुमको तुमको कितना आता है, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर जो तुमने चीज पढ़ी हो कितने डेज तक तुमको याद रहेगा, वो तो तुमको पता होगा ना यार। हर एक बच्चे का बैकग्राउंड अलग है। कुछ बच्चे ऐसे जो एक बार पढ़ने पे भूलते ही नहीं है, कुछ बच्चे ऐसे जो 5 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो आज रिवाइज किया और 2 दिन के बाद भूल जाते हैं। तो यार बच्चे, ये तुम लोग डिसाइड कर लोगे ना कि हाँ यार मैं 2 दिन के बाद चीजें भूल जाता हूँ, तो ठीक है 2 दिन के बाद फिर से रिवाइज कर लूंगा। ये कोई थर्ड पर्सन आके थोड़ी बताएगा। बेसिक जो भी चीजें हैं वो मैंने तुमको बता दी। वो बेसिक चीजें क्या है, जब भी नोट्स लिखवाए हो, नोट्स का पीडीएफ मिले, उसको रिवाइज करो। वंस यू रिवाइज द कंप्लीट पीडीएफ, जब लेक्चर हो, अब तुम्हारा लेक्चर 10 o'clock है तो इसका मतलब 9:30 तुम्हारा कोई प्रीवियस लेक्चर फिनिश हो गया होगा, यू हैव हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर में लेक्चर, जो ये कौन सा लेक्चर है, फोर्थ लेक्चर है, तो थर्ड लेक्चर जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। थर्ड लेक्चर एक बार 2 दिन पहले रिवाइज कर चुके हैं, आज सर ने बोला है, आज हमारा क्लास है तो 9:30 से 10 o'clock फिर से रिवाइज कर लेते हैं, सो दैट कंटिन्यूशन में चीजें अच्छे से याद हो। ये कोई थर्ड पर्सन थोड़ी बताएगा यार। दिस इज हाउ टू यू मैनेज द टाइम ना। जहां पे लोग 9:30 से 10 o'clock में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, इन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तुम वहां पे रिवाइज कर रहे हो, अपने आप अहेड हो जाओगे उन बच्चों से। मैंने पहले भी बताया, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। अच्छी रैंक कितनी होती है? अच्छी रैंक होती है 50,000, जिसमें तुमको अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे 60,000। तो 15 लाख से 50-60,000 आने के लिए तुमको कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा ना। वो डिफरेंट क्या है? तुम जहां पर भी छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स मिल रहे हैं, वहां पर टाइम वेस्ट नहीं करके वहां पे पढ़ रहे हो। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि तुमको एग्जाम आए तो पढ़ना है यार, नहीं, रोज पढ़ना है यार। अगर तुम एग्जाम आने पे पढ़ोगे तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे। तुमने आई थिंक रियलाइज कर लिया होगा, नाउ यू हैव गिवन 2 टेस्ट। देखो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बोलता हूँ, मतलब मेरे को ये नहीं है कि बच्चे तुम जैसा कर रहे हो अच्छा कर रहे हो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, जो एक्चुअल में रियलिटी है मैं तुमको वही बता रहा हूँ। और रियलिटी यही है, रियलिटी बच्चे लोग यही है। और ऐसा मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज तुम अच्छे बच्चे हो यार। मतलब जो एटॉमिक में मेरे को जो तुम्हारे अंदर जो स्पार्क दिख रहा था, वो अब है ही नहीं। मतलब मुझे दिखता ही नहीं है यार कि मतलब मैं किसी बैच को पढ़ा रहा हूँ, वही तीन चार गिने चुने नाम है, वही मुझे दिख रहे हैं। यार इस बैच में 60 स्टूडेंट्स हैं यार, 60 स्टूडेंट्स हैं ना, तो मेरे को कम से कम 20 लोगों के नाम याद हो जाने चाहिए। और अभी तक मुझे 20 लोगों के नाम ही याद नहीं है। यही पांच छह लोगों के नाम मुझे, जो मेरे को चैट सेक्शन में दिख रहे हैं, वो मुझे याद है। तो यार ये तो तुम रिप्लाई करोगे तब मुझे आइडिया लगेगा ना कि बैच में इतने लोग हैं। वही मेडिकल वाला बैच है, वो मुझे लगता था कि वो थोड़ा सा स्लो है तुम्हारे बैच से। बट यार अभी वहां पर इतने अच्छे लोग हो गए हैं, मतलब अगर उनसे कोई क्वेश्चन पूछो तो कम से कम 20 से 25 पीपल कंटिन्यूअसली आंसर देते हैं हर क्वेश्चन का। और नहीं समझ में आता उसी टाइम माइक ऑन करके अपना डाउट भी रेज करते हैं, और वो तुम कर ही नहीं रहे। यार इस बैच में 60 कितने, अभी कितने लोग कनेक्टेड है? 59 स्टूडेंट्स कनेक्टेड है यार। और 59 में से रेस्पॉन्ड कौन कर रहे हैं? वही चार पांच लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। यार तुम्हारा सिलेक्शन तुम्हारे हाथ में है यार बच्चे लोग। पढ़ना तो पड़ेगा, इजी तो नहीं है, रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ेगा, ऐसे कुछ भी नहीं होगा। जितना अच्छा पढ़ोगे
जितना अच्छा अभी, जितना अच्छे से तुम अभी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा तुमको फ्यूचर में कॉलेज मिलेगा। जितने अच्छे एफर्ट्स अभी डालोगे तुम, उतना अच्छा कॉलेज मिले। अभी स्ट्रगल कर लो, बाद में अच्छे कॉलेज है, स्ट्रगल कम हो जाएगा। या फिर अभी चिल कर लो, बाद में स्ट्रगल करो। यही फंडा है यार लाइफ का। जिस बच्चे ने अभी मेहनत कर लिया, बाद में उसकी लाइफ थोड़ी सी ईज हो जाएगी यार। जिसने अभी मेहनत नहीं किया, तो बाद में स्ट्रगल करो। बाद में जॉब के लिए स्ट्रगल, पहले कॉलेज के लिए स्ट्रगल करो, कॉलेज में जो लाइफस्टाइल है उसके लिए स्ट्रगल करो, फिर जॉब के लिए स्ट्रगल करो। ये करना ही क्यों है? जब मेरे को पता है कि मुझे 11 12 स्ट्रगल करने से मेरा पूरा लाइफ सेट हो जाएगा, और मेरे को स्ट्रगल 2 ही साल करना है, मेरा पूरा लाइफ जो है वो काफी अच्छा हो जाएगा। या फिर अभी अभी इंजॉय कर लेते हैं, बाद में पूरी लाइफ स्ट्रगल करना पड़ेगा। बच्चे तुम कॉल पे बात कर सकते हो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉल से बात करने के पहले एक चीज ये भी तो देखो ना यार, मतलब ये जो इन जनरल मेजर प्रॉब्लम मुझे पूरे बैच से है, समझ में नहीं आ रहा, तुम रेस्पॉन्ड करो कि सर ये फिर से एक्सप्लेन कर दो यार। मैं करूंगा। तुम क्लास के बाद रुक, एक भी बच्चा मुझे क्लास के बाद ऐसे दिखा ही नहीं है कि सर मेरा ये इस क्लास में डाउट है, आप मुझे एक्सप्लेन कर दोगे क्या? यार ये बताओगे तो आइडिया लगेगा ना यार, अदरवाइज मुझे कैसे पता चलेगा? एक मिनट।
हेलो, एम आई ऑडिबल? ओके। तो यार मैं वही चीज तुमको एक्सप्लेन कर रहा था कि थोड़ा सा एक्टिव रहो। चीजें इजी नहीं है, अगर तुम कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम फेस करोगे। और मेंस बैच में जनरली तुम मतलब बीस से अच्छे लोग हो, नॉट लाइक कि तुमको चीजें समझ में नहीं आ रही, तुम पढ़ने में भी अच्छे हो। तुमने अगर एटॉमिक अच्छे से हैंडल कर लिया तो ये मोल कंसेप्ट, पीरियोडिक टेबल बहुत इजी चैप्टर्स हैं। लोगों को एटॉमिक ही समझ में नहीं आता, बट तुम्हारे साथ वो प्रॉब्लम है ही, तुमको एटॉमिक अच्छे से समझ में आया और अब तुम पता नहीं इसमें स्ट्रगल क्यों कर रहे हो। उसका रीजन एक ही हो सकता है कि तुम लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, तुमसे टाइम मैनेज ही नहीं हो रहा है। तब थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, और ये ऐसा रीजन नहीं है कि मैं तुमको समझ में आता है तुम प्लस कुछ लोग रेस्पॉन्ड करते हैं, बट जो लोग अच्छे लोग थे जहाँ पे यार मेरे को एटलीस्ट 15 से 20 लोग दिख रहे थे, एटलीस्ट 10 से 20 तो दिख ही रहे थे यार, वहां पे अभी मेरे को लोग ही नहीं दिखते यार। लोग ही नहीं दिख रहे हैं मुझे, वही तीन चार नाम है। यार एक टीचर के लिए भी मोटिवेशन क्या होगा ऑनलाइन के लिए? देखो स्ट्रगल सब कर रहे हैं, आई नो कि तुम लोग सर ऑनलाइन है हमसे नहीं हो रहा, बट सब लोग कर रहे हैं ना, सबके लिए नया चीज है। ऐसा थोड़ी कि तुम्हारे लिए नया चीज है, एज ए टीचर हमारे लिए कितना नया चीज है यार। हमको यार सारे नोट्स पहले लिखने पड़ते हैं, कहाँ कहाँ से कंटेंट है वो लिखना पड़ता है। और इससे इजी क्या हो सकता है कि तुमको नोट्स लिखने ही नहीं पड़ रहे, तुमको सिर्फ फोकस किस पे, लर्निंग पे है और चैट सेक्शन पे तुम्हारा फोकस है सिर्फ। उससे इजी तो क्या होगा यार, मतलब ऑनलाइन स्टडी सारे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल रहे हैं। करना क्या है, सिर्फ बैठ के सुनना है अच्छे से। अगर तुमसे वो भी नहीं हो रहा ना, इसका इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता है। जहाँ पे अदर टीचर्स नोट्स वोट्स नहीं देते हैं, क्योंकि नोट्स यार काफी कॉन्फिडेंशियल होते हैं। ये नोट्स मैं नेक्स्ट ईयर भी यूज करने वाला हूँ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर भी यूज करने वाला हूँ। बट दीज आर माई ट्रिक्स ना यार। जो मेरा कॉन्फिडेंशियल जितना भी स्टडी मटेरियल है वो मैं शेयर कर रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ, जो आगे हो सकता है कैरी फॉरवर्ड हो सके। बहुत कॉन्फिडेंशियल चीज है, बट फिर भी मैं शेयर कर रहा हूँ ना तुम्हारे ईज के लिए। बट तुम उसके मतलब, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं अपना दे रहा हूँ यार 100%, तुम भी दो यार अपना, जो नहीं है तुम्हारा 100। मैंने एटॉमिक में तुमको कभी नहीं बोला कि बच्चे लोग तुम अच्छा नहीं कर रहे, तुम लोग लिटरली एक्सेप्शनल परफॉर्म कर रहे थे उस टाइम। और आई वॉज हैप्पी कि हाँ यार मतलब बच्चे इस बार मेंस में अच्छे आए हैं मतलब। अब ऐसा होता है कि यार ठीक है मतलब, लेक्चर है तो है यार, मतलब ऐसे थोड़ी होगा यार। यू हैव टू बी मोटिवेटेड नेक्स्ट 2 इयर्स तक, मैं कोई रोज मोटिवेट थोड़ी करूंगा। तुमको पता है कि तुम्हारा मेन है जेई मेंस में सिलेक्शन है, तो सिलेक्शन के लिए ये नहीं है कि तेरे को आज मोटिवेट होना है कल तुम फिर से डिमोटिवेट होगे, नहीं। 2 साल तक कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहना है, 2 साल तक कंटिन्यूअसली एफर्ट्स पुट करना है, तब कहीं जाके सिलेक्शन होगा। जो बच्चा ये सोच रहा है कि नेक्स्ट 2 ईयर में ठीक है यार, मैं सर 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, मैं सर रोज 4 आवर्स पढ़ता हूँ, बट मेरे से क्वेश्चन ही नहीं, 4 आवर्स नहीं है सफिशियंट। तुम 6 पढ़ना पड़ेगा, 7 पढ़ना पड़ेगा। और कंटिन्यूअसली जो बच्चा एफर्ट्स करेगा उसका अच्छा रैंक आएगा। इट्स नॉट अबाउट के मेन से 2 महीने पहले पढ़ लेंगे सिलेक्शन हो जाएगा ना। अभी जो तुम्हारे जो सीनियर से सीनियर बैच है वो लोग अब कॉल करके पूछते हैं, सर ऐसा कुछ बताओ ताकि मेंस का जो फोर्थ एग्जाम है उसमें अच्छे मार्क्स आ जाए। सर 1 महीना बचा है सर, कुछ गाइड कर दो। अरे क्या 1 महीने में क्या गाइड कर दें यार, जब तुमको गाइड किया तब तुमने सुनी ही नहीं बात। अब 1 महीने में थोड़ी गाइड कर पाए। अगर मुझे पता होता कि 1 महीने में तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता तो मैं तुमको लास्ट के 1 मंथ में ही क्रैश कोर्स करवा देता ना। अगर मुझे पता है कि यार लास्ट के 1 मंथ में ही मेरे गाइडेंस से तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं लास्ट के 1 मंथ ही तुमको गाइड कर देता, पहले पढ़ाता ही नहीं। तो वो लोग अब उनको कैरियर का टेंशन हो रहा है। तो अपन उस फेज में जाएं क्यों यार, अगर अपन पहले से ही सीरियस हो जाए, पहले से ही अच्छी रैंक ले आए, तो काम ही हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं तुम्हारे सीनियर बैच जो मेंस में थे, उन्होंने एडवांस का एग्जाम दिया, उनका एडवांस में भी सिलेक्शन हो गया। ऐसे लोग भी हैं। तुमने मेंस में एडमिशन लिया, इट्स नॉट लाइक ना कि तुम मेंस लेवल के बच्चे हो, नहीं यार। तुम थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हो कि यार एडवांस में थोड़ा सा सिक्योर खेल रहे हो कि चलो यार एडवांस करेंगे तो ऐसा नहीं हो कि मेंस ना हो। तो ठीक है तुमने मेंस में ले लिया, बट इफ यू नो दैट कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है एडवांस जितना, तो यार मतलब तुम मेंस करते रहो, मेंस का पोजीशन सिक्योर कर लो और एडवांस के लिए भी अपियर हो जाओ।
कितनी अच्छी चीज होगी, तुम मेंस के लिए कर रहे थे बट तुमने एडवांस क्रैक कर लिया। एडवांस तो देने वाले हो ना तुम, एग्जाम तो दो ही एडवांस का, यस। क्या तुम लोग एडवांस का एग्जाम दोगे क्वालिफाई होने के बाद, यस और नो? दोगे ना? हाँ तो दैट्स इट। तो ये क्यों सोचो मेंस की देखो जो पोजीशन सिक्योर है, तुम्हारा डिसीजन भी अच्छा है, तुमने मेंस में एडमिशन लिया, इट्स वेरी गुड, मतलब क्योंकि तुमको पता है कि यार अपन थोड़ा सा मेरी ग्रास्पिंग कम है तो ठीक है, मुझे अपना लेवल पता है, बट स्टिल अगर मैं मेंस करते करते अगर मैं एडवांस भी कर लूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इस बैच में कम से कम 4 से 5 ऐसे बच्चे हैं जो एडवांस भी अच्छे से कर सकते हैं। उनमें थोड़ा सा क्या होना चाहिए, तुमको मोटिवेटेड रहना है, थोड़ा सा थोड़े से एफर्ट्स अच्छे से डालने हैं। अगर तुमने एफर्ट्स अपना 100, इफ यू गिव योर 100% ना, यू कैन इजीली गेट सेलेक्टेड इन आईआईटी एडवांस ऑल्सो। जो मैं पहले की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में थे, अभी वो नहीं है। तो यार देखो बच्चे लोग, रोज रोज मैं मोटिवेट नहीं कर सकता, ठीक है, अपने को सिलेबस भी कंप्लीट करना है, ठीक है, बट थोड़ा सा बी सीरियस, ठीक है, नाउ थोड़ा सा मेच्योरिटी आ गया है। 10 तक जितने भी मस्ती मजाक करने थे वो कर लिए हैं। तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा कैरियर, सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज भी है शेयर करने के लिए, बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल इन द ऑनलाइन लेक्चर। बट ये है कि यार मतलब तुम अच्छा परफॉर्म करो यार, अभी अपना मेन टारगेट अपना कैरियर होना चाहिए। और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं आज समझा रहा हूँ, आज मोटिवेटेड है, आज 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लेंगे, कल फिर से भूल गए। रोज नहीं समझा सकता ना मैं। तुमको मोटिवेटेड रखना है, तुम्हारा लाइफ है, तुमको डिसाइड करनी है चीजें, यस। यस नो? यार बच्चे लोग लग जाओ, ठीक है, ये चीजें फिर से नहीं बद मैं 4 5 बार बोल चुका हूँ। यार तुम एक चीज सोचो, चल तुम लोग तो फिर भी घर पे हो, तुम्हारे साथ तो 4 लेक्चर्स होते हैं तुम्हारे, डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स हैं, ठीक है। मेरे लिए एज ए टीचर, मेरे लिए क्या मोटिवेशन होगा तुमको वही सेम चीज पढ़ाने का? ये सेम चीज मैं जेनिथ बैच में भी अभी पढ़ा चुका हूँ। जस्ट तुमसे पहले मैं एक चीज पढ़ाया मैंने 1.5 एन। मैं जस्ट इसके बाद एक और लेक्चर है मेडिकल का, उसमें भी पढ़ाऊंगा। 2 3 और लेक्चर होते हैं जहां पर भी सेम चीज चल रही है। मेरी कम से कम ये सेम चीज 5 बैचेज में चल रही है, और मुझे उसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाना है। तो मेरा मोटिवेशन कौन कौन मेरा मोटिवेशन को अप करेगा? तुम्हारे जो चैट सेक्शन में आंसर्स होंगे वही तो मेरे मोटिवेशन को अप करेंगे, यस और नो? बताओ यार, जैसा तुम रिस्पॉन्ड करोगे वैसा ही तो मैं पढ़ाऊंगा। तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, तुम्हारी जो भी चीजें होगी, इट्स अप टू यू ना, मतलब अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है कि तुम कितना एक्टिवली क्लास में पार्टिसिपेट कर रहे हो। और इट्स नॉट अबाउट द केमिस्ट्री सब्जेक्ट, इट्स अबाउट द फिजिक्स, इट्स अबाउट द मैथ्स। जितने ज्यादा एक्टिव होगे ना, टीचर को उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा, और टीचर उतने ही अच्छे एग्जाम्पल्स करवाएगा, और वो तुमको एग्जाम में बेनिफिशियल करेगा या होगा। एज ए टीचर सबके पास, या सब लोग अपने घर पे हैं, लास्ट 1.5 ईयर, हम लोग 18 मंथ से यार, मतलब हम लोग भी उतना ही फ्रस्ट्रेटेड है जितना तुम तो यार अभी आए हो 2 महीने, यार हम तो लास्ट 18 मंथ से ऐसे ही काम कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। पहले हमने यार पेपर पे क्लासेस देना स्टार्ट की थी, मोबाइल का ऐसा सेटअप करके हम पेपर पे लिखते थे, व्हाइट पेपर पे। पहले ऐसे स्टार्ट किया मैंने, उसके बाद मैंने व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया 6 7 महीने, उसके बाद मैंने अभी आईपैड पे पढ़ाना स्टार्ट किया। तो हम भी तो यार मॉडिफिकेशन कर ही रहे हैं ताकि तुमको वो इजी हो। और ये गाइडेंस है उन बच्चों के लिए जिनको सिलेक्शन करना है, जिनको नहीं करना है उसको। देखो, अगर तुम्हारा खुद को तुमको अपना मेंस में सेलेक्ट। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? फंडा क्या बता रहा हूँ, अगर सपोज तुम लोग 60 लोग हो,
और 60 लोगों का अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, 20 लोगों का ही सिलेक्शन हुआ लेट्स से मेंस के अंदर अच्छी रैंक के साथ, तो वी विल बी हैप्पी ना यार। एज ए टीचर मैं तो खुश ही होऊंगा। मैं बोल रहा हूँ एज ए टीचर अगर तुम्हारे 60 में से 20 लोगों का अच्छा रैंक आ रहा है तो 1/3 रिजल्ट आ रहा है यार। तुम 15 lakhs हो, उसमें से अच्छा रैंक 50,000 है, अगर 50,000 में मेरे बैच से 20 लोग भी आ रहे हैं तो मैंने तो 1/3 रिजेक्शन करवा दिए। 1/3 तो यार मेंस के एक्चुअल एग्जाम में भी नहीं होते। तो तुमको अब 20 में आना है, उन 20 में आना, वो तुम्हारे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं। बी फोकस्ड, आई एम रेडी टू हेल्प यू आउट, बट तुमको सबसे पहले टारगेट बनाना पड़ेगा कि हाँ हमको अपना सिलेक्शन करवाना है यार। और इस एग्जाम स्कूल जैसा फंडा नहीं है, मार्क्स कम आए तो मतलब टीचर को ब्लेम कर देंगे, नहीं यार टीचर अच्छा कर रहा है। टीचर इज नॉट लाइक उसे तुमको ही पढ़ा रहा है, वो तुमसे पहले यार बहुत सारे बैचेस पढ़ा चुका है, तो ही नोज कि जो तुम्हारे सामने जो है उसको कितना नॉलेज है। ही नोज उसका पोटेंशियल कितना है। और ये मैंने तुमको 2 वीक पहले चीजें समझाई, एग्जाम के जस्ट बाद फिर से मैं तुमको यही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका अपने इम्प्रूवमेंट है ही नहीं यार, रोज रोज थोड़ी एक्सप्लेन करो। सामने जो बैठा है वो उसका क्वालिफिकेशन है, उसको चीजें पता है, अब तुमको उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच करवाना है यार। जितना अच्छे से फ्रीक्वेंसी मैच करवाओगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा तुम्हारा। यार देखो जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका हूँ, बार बार चीजें नहीं एक्सप्लेन करूंगा यार मैं हर 1 वीक के बाद। और तुम जैसा रेस्पॉन्ड करोगे मेरा रेस्पॉन्स भी वैसा आएगा। अच्छा रेस्पॉन्स करोगे अच्छे से पढ़ाऊंगा, बुरा रेस्पॉन्स करोगे तो 1 पॉइंट के बाद मेरा भी गिव अप हो जाएगा। तो बी एक्टिव। और अच्छे लोग, बहुत बार बोल चुका हूँ मेंस बैच अच्छा है जितना पहले प्रीवियस जो भी आते थे उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो, बट तुम यार डिके ही होते जा रहे हो, कंटिन्यूसली डिक्लाइन फेज दिख रहा है मुझे। ये नहीं होना चाहिए। पढ़े अपन आगे। ओके डन चलो। अगर लेट से तुम्हारे पास ये है, लेट से तुम्हारे पास एक सेंटर पे न्यूक्लियस है पोटेशियम का, लेट से मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है। तो पोटेशियम क्या होता है, आर्गन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, 19 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन, n इज इक्वल टू 2 में 2s 2p है, n इज इक्वल टू 3 में 3s 3p 3d है, n इज इक्वल टू 4 में एक इलेक्ट्रॉन है, ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये कौन सा है, 4s का। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन सा है, 4s का। अगर 4s का इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर तुम्हारे पास, अब एक चीज ध्यान से सुनना, अगर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता, लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर 4s का एक ही इलेक्ट्रॉन होता और कोई भी इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या ये समझ में आता है कि जो न्यूक्लियस है सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स इस पे लगा था। इस पे 19 पॉजिटिव चार्ज है, अगर इनसाइड एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो न्यूक्लियस सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स उस 4s पे लगा था, यस और नो। बट अब क्या हो रहा है, अब इनसाइड इलेक्ट्रॉन है, इनसाइड क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन है, कौन कौन से, 1s में है, 2s में है, 2p में है, 3s में, 3p में, 3s में है, 3p में है, 3d में है। दे विल ट्राई कि न्यूक्लियस उसके तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगाए। 1s में जो इलेक्ट्रॉन है, 2s 2p में जो इलेक्ट्रॉन है, 3s 3p 3d में भी इलेक्ट्रॉन है, दे विल ऑलवेज ट्राई कि न्यूक्लियस उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगाए। तो जो अट्रैक्शन फोर्स 4s को टोटल कितना था, 19, तो जो 19 अट्रैक्शन फोर्स मिलना चाहिए था, क्या वो 19 अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा क्या। 19 कहाँ से नंबर ले रहा हूँ, ये 19 19 उसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर, तो 19 पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या वो सारा का सारा अट्रैक्शन फोर्स 4s को मिलेगा क्या, नहीं, उससे कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा।
तो क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ ड्यू टू, क्या मैं ऐसा स्टेटमेंट बोल सकता हूँ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन, 4s will experience lesser attraction force? Due to presence of inner electron, 4s will experience lesser attraction force. जितना लगना चाहिए था उतना नहीं लगेगा, उससे कुछ कम लगेगा। कितना कम लगेगा उसको बोलते हैं शील्डिंग। उसको आज के बाद नाम क्या दे रहे हैं? शील्डिंग। जो इनर वाले इलेक्ट्रॉन है दे ऑलवेज ट्राई के आउटर वाले इलेक्ट्रॉन पे क्या लगे? कम अट्रैक्शन फोर्स लगे। इसका मतलब जो इनर शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आउटर शेल वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस। ठीक है। हमेशा एक चीज, ये मैं रिपल्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, बहुत जगह बुक में डेफिनेशन गलत दे के रखा है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रिपल्शन फोर्स। अब एक और चीज देखो, अगर सपोज, हाँ इससे पहले, अगर तुमको ये एस, एस स्फेरिकल होता है, पी डबल डबल शेप होता है, डी तुम्हारे पास इस तरीके से होता है, क्या ये सबको पता? तो किसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है? एस के, पी के या डी के? डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इट मींस न्यूक्लियस से डी का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा? अगर डी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो न्यूक्लियस से डी का डिस्टेंस ज्यादा होगा या कम? ज्यादा होगा। डी क्या होंगे? ज्यादा डिस्टेंस में होंगे। यस। इसका मतलब अगर मैं उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर, अगर मैं किसी भी एक शेल में बात करूं तो शेल में लेट्स से n इज इक्वल टू 3 है, 3s है, 3p एंड 3d है, तो 3s जो होगा इट विल बी मोर क्लोजर टू 3p। 3s जो होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज होगा एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3d, बिकॉज 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। यस और 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा। यस नो? तो 3s, 3p एंड 3d में से 3d का डिस्टेंस न्यूक्लियस से ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 3p, एज कंपेयर टू 3s। तो पेनिट्रेशन पावर, कौन न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज है उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर किसकी ज्यादा होगी? 3s की, 3p की या 3d? 3s की पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी। तो अगर मैं किसी भी पेनिट्रेशन पावर की बात करूं, पेनिट्रेशन पावर फॉर ए पर्टिकुलर शेल, तो अगर मैं पर्टिकुलर शेल की बात करूंगा तो डेफिनेटली वी कैन से दैट 3s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा किससे? 3p से एज कंपेयर टू। ऐसे नहीं लिख के मैं ऐसा लिख सकता हूँ s का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। यस। पेनिट्रेशन पावर जो होगा वो s का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। यस और नो? यस। s ज्यादा क्लोजर होगा एज कंपेयर टू p, एज कंपेयर टू d, एज कंपेयर टू f। s का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा देन p, देन d एंड देन f। डन? यस नो? ये पर्टिकुलर सेल की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं बोल रहा कि 2p और 3s का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं मैं। अगर 2p और 3s की बात करूंगा, मैं एक ही शेल की बात कर रहा हूं, मैंने शेल नंबर फिक्स कर लिया है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है? मैंने एक पर्टिकुलर शेल फिक्स कर लिया है। अगर मैं 2p और 3s की बात करूंगा तो किसका पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा? 2p का या 3s का? 2p का पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। ये चीज ध्यान रखना। चलो, अब एक चीज बताओ, अगर मैं बात करूं लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट 1s, 2s एंड 3s, किस पे न्यूक्लियस का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन लगेगा? 1s पे। अगर 1s ऑलवेज ट्राई के न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए, तो 4s वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा शील्ड कौन करेगा? 1s ज्यादा शील्ड करेगा, 2s ज्यादा शील्ड करेगा, 3s ज्यादा शील्ड करेगा? 1s। तो 1s क्या करेगा? ज्यादा शील्ड करेगा, क्योंकि 1s क्या ज्यादा क्लोज है न्यूक्लियस के, तो दे विल ट्राई के न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए। तो 4s को क्या करेगा? ज्यादा शील्ड करेगा। तो ज्यादा शील्डिंग को अपन जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, वो शील्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। शील्डिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा से। इसका मतलब 4s का जो इलेक्ट्रॉन है
अंदर वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। अगर वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को उसने शील्ड किया तो बाहर पे जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए था, अट्रैक्शन कितना लगना चाहिए था, अट्रैक्शन जेड के इक्वल लगना चाहिए था, यस नो? क्या अट्रैक्शन जेड के इक्वल लगना चाहिए था, यस नो? बट जेड के इक्वल नहीं लग के कुछ कम लगेगा। अगर कुछ कम लगेगा, कितना कम लगेगा? सिग्मा कम लगेगा। कितना कम लगेगा? वो सिग्मा कम लगेगा। तो सिग्मा को ही मैं क्या बोल रहा हूँ, सिग्मा ही क्या है? शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं पेनिट्रेशन पावर की बात करूँ तो 1s इज मोर क्लोजर टू 2s 2p, इज मोर क्लोजर टू 3s 3p एंड 3d। तो पेनिट्रेशन पावर 1s का ज्यादा, देन 2s का, देन 2p का, देन 3s का, देन 3p का, देन 3d। 4s आउटर मोस्ट शेल। अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 4s पे न्यूक्लियस अपना पूरा अट्रैक्शन फोर्स लगाता। बट अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। अगर अंदर इलेक्ट्रॉन से दे विल ट्राई के न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उन इलेक्ट्रॉन्स पे लगाए। तो 4s जितना अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करना चाहिए था उससे कुछ कम एक्सपीरियंस फोर्स, उससे कुछ कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको अदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है दे विल ट्राई के न्यूक्लियस मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उनकी तरफ लगाए, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करेंगे। वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? शील्ड करेंगे। अगर बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अगर लेट्स से सिग्मा से शील्ड कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? Z माइनस सिग्मा, वेयर सिग्मा इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड शील्डिंग इफेक्ट। क्लियर? यस नो? ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी। अच्छा एक चीज ये बताओ, अगर मैं 3s की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट 3s, क्या 3s को, क्या 3s को जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है क्या वो शील्ड करेगा? लॉजिकली सोचना। 3s अंदर है, अंदर वाले को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन शील्ड करेगा क्या? नहीं। वेरी गुड। बच्चे रिपल्शन फोर्स की बात नहीं कर रहा, शील्डिंग क्या है? 3s जो है वो ट्राई करेगा कि न्यूक्लियस अपना मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स उसकी तरफ लगाए, उसके कारण वो 3s 4s को शील्ड करेगा। बट 4s जो है वो 3s को शील्ड नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? क्योंकि 4s बाहर इलेक्ट्रॉन, बाहर की साइड, उसका शील्डिंग नहीं है। तो शील्डिंग का डेफिनेशन बहुत जगह गलत लिख के रखा है। और एक और चीज देखो, अगर सपोज लेट्स से 4s वाला इलेक्ट्रॉन है, 4s को शील्ड कौन ज्यादा करेगा? 3s ज्यादा शील्ड करेगा, 3p ज्यादा शील्ड करेगा, या 3d ज्यादा शील्ड करेगा? 3s ज्यादा शील्ड करेगा। वेरी गुड। इसका मतलब जो शील्डिंग की बात अगर मैं करूं तो शील्डिंग की अगर अपन डिस्कशन करेंगे तो शील्डिंग का ऑर्डर क्या होगा? शील्डिंग जो होगा वो एस का, शील्डिंग एस का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पी, एज कंपेयर टू डी, एज कंपेयर टू एस फॉर ए पर्टिकुलर शेल। यस? यस नो? एक और चीज सुनो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ डी एंड एफ? अगर मैं 3D की बात करूं, 3D जो है फॉरेस्ट को कम शील्ड करेगा। इसका मतलब कैन आई सिंपली से दैट, कैन आई सिंपली से दैट डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स? कैन आई सिंपली से दैट डी एंड एफ आर पुअर शील्डर्स? ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी एंड एफ आर द पुअर शील्डर्स। ये मैं तुमको नेक्स्ट मतलब आगे इसका बहुत यूज आने वाला है। मैं 10 मिनट क्लास एक्सटेंड कर रहा हूँ, शील्डिंग से क्या होता है वो मैं तुमको अभी बता दूंगा। हाँ, एस परफेक्ट स्क्वायर ऐसे भी बोल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर उससे भी बोल सकते हैं। डी एंड एफ आर द कॉम्प्लिकेटेड शील्ड ऐसे भी बोल सकते हैं रुचि, यस। जो मैंने चीजें तुमको यहाँ पर बताई है वही सारे स्टेटमेंट यहाँ पे लिख के रखे, डेफिनेशन जो भी है एक शील्डिंग का क्या होता है वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिख के रखे। शील्डिंग क्या है? सिग्मा। सिग्मा क्या है? शील्डिंग। जेड इफेक्टिव क्या है? आउटर मोस्ट शेल पे न्यूक्लियस का कितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है उसको या तो तुम जेड इफेक्टिव बोल सकते हो या फिर तुम उसको जेड स्टार बोल सकते हो। इट इज जेड इफेक्टिव और
Z star. Clear? Yes, no? Next. सिग्मा कैलकुलेट करना है NS और NP इलेक्ट्रॉन के लिए. वी वांट टू कैलकुलेट द सिग्मा फॉर NS एंड NP इलेक्ट्रॉन. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये रूल्स है. मैं तुमको अभी इसके बेसिस पे एक प्रॉब्लम करवाऊंगा, 2 प्रॉब्लम करवाऊंगा. बेस्ड ऑन दैट बाकी प्रॉब्लम्स घर पे मैं तुमको दूंगा. सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में. उसके बाद जिस पे भी तुम्हारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब जहां पर भी तुमको शील्डिंग कैलकुलेट करना है, उस अगर वो इलेक्ट्रॉन NS और NP में है तो उसके राइट हैंड साइड जो भी होंगे वो उसको शील्ड नहीं करेंगे. सेकंड पॉइंट वही है. इलेक्ट्रॉन टू द राइट ऑफ द NS एंड NP इलेक्ट्रॉन आर नॉट इफेक्टिव इन द शील्डिंग ऑफ NS एंड NP इलेक्ट्रॉन. थर्ड पॉइंट. और अगर सपोज लेट्स से तुम्हारा NS में एक इलेक्ट्रॉन है तो बाकी जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, बच्चे ये मैं तेरे को जब एग्जांपल कराऊंगा तो फिर से रिपीट करने वाला, अभी जस्ट पॉइंट गो थ्रू कर रहा हूं. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या है, ऑल अदर इलेक्ट्रॉन, जो भी एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसके अलावा रिमेनिंग जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे NS और NP में, वो उसको शील्ड करेंगे. कितने से? 0.35 से. ये एग्जांपल से थोड़ी चीजें और क्लियर होगी. जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन, उससे जो पहले वाला शेल है, जो N-1 वाला शेल है, वो उसको शील्ड करेगा 0.85 से. और उससे भी पहले वाले जितने भी शेल होंगे, उससे भी पहले जितने भी शेल होंगे वो उसको शील्ड करेंगे 1 से. वो उसको शील्ड करेंगे कितने से? 1 से. अब प्रॉब्लम देखते हैं, वहां से चीजें क्लियर होंगी. देखो, क्या सबको Fe का कॉन्फ़िगरेशन पता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6. यस. ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे Fe का. Fe का एटॉमिक नंबर है 26. यस. यस, नो? अच्छा, ये क्या बोला है? फर्स्ट पॉइंट क्या था? इसने बोला है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो. अपन ने 4s पहले लिखा है, 3d बाद में लिखा है. ये बोल रहा है ऐसा मत करो. 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 देन 4s. फर्स्ट पॉइंट ये देखो. राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. तो जो N4 है उसको N3 के बाद में लिखा. क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस, नो? हो गया. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी S और P वाले हैं उनको साथ में बना. तो 1s का तो एक ही था, उसके लिए उसको अलग से पिंक वाले ब्रैकेट में लिख लिया. 2s 2p को साथ में रखेंगे. 3s 3p 3d तीनों को साथ में नहीं रखेंगे. S और P को अलग से रखेंगे, D को अलग से रखेंगे. इसका रीजनिंग तुमको अभी समझ में नहीं आ रहा. देख, डी अभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या है? अभी टेस्ट इलेक्ट्रॉन S और P है. बट जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन D होगा ना, तो वहां पे रूल्स चेंज हो जाएंगे, तो वहां पे तुमको इसका यूज होगा. बट अभी से अपन प्रैक्टिस में क्या डालेंगे? अगर 3s 3p 3d है, तीनों को साथ में नहीं लिख के 3s लिखेंगे और 3d को अलग से लिखेंगे. क्या ये पॉइंट सबको? यस, नो? ये पहला पॉइंट हो गया है. अपने पास क्या है? इंक्रीजिंग क्वांटम नंबर्स में लिखना है अपने को. एंड जो S और P है उसको साथ में, D एंड F को साथ में. अब मेरा S जो है वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है. जो मेरा इलेक्ट्रॉन S में है ना, वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है. टेस्ट इलेक्ट्रॉन के जो राइट हैंड साइड है, वो उसको शील्ड नहीं करेंगे. क्या उसको राइट हैंड साइड कोई है क्या? क्या उसके राइट हैंड साइड कोई है? क्या उसके राइट हैंड साइड कोई है क्या? ना. अगर लेट से मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन D होता, अगर मेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन D होता, तो उसके राइट हैंड साइड कौन है? 4s. क्या 4s उसको शील्ड करता? क्या 4s उसको शील्ड करता? बच्चे ऊपर पॉइंट देखो, जो राइट हैंड साइड होते हैं वो शील्ड नहीं करते. तो अगर मेरा डी होता तो 4s उसको शील्ड नहीं करता. तो वो भी एक, जब टेस्ट इलेक्ट्रॉन डी लेंगे तो वहां पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में. बट अभी उसका डिस्कशन नहीं करेंगे. क्लियर बच्चे लोग? टेस्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसपे मेरे को शील्डिंग निकालना है वो क्या होगा. तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया. अब देखो, अब बताओ टेस्ट इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या है? जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? 4.
एक्चुअली में टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या, ये हो गया मेरा n। तो क्या 3 वाले को क्या मैं n-1 बोल सकता हूँ? क्या मैं यहाँ पर जो 3 है क्या उसको भी मैं n-1 बोल सकता हूँ? क्या यहाँ पे 2 है, क्या इसको मैं n-2 बोल सकता हूँ? इसको मैं n-3 बोल सकता हूँ? कुछ भी नहीं करना, लिखना है, राइट हैंड साइड को भूल जाओ, उसके बाद जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसको 4, उसको n दो, बाकी जो भी करस्पॉन्डिंग है उसको n-1 n-2 इस तरीके से तुम लिख सकते हो। ठीक है, यस नो? अब देखो, अब इसने क्या बोला बच्चे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है n में, उसमें से जो एक है ना वही टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? उसी n में, उसी n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक। तो देखो उसने क्या बोला, थर्ड टाइम, all other electron in ns and np group contribute to the extent of 0.35। जो भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, कितने रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन था? एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो एक रिमेनिंग है, वो उसको शील्ड करेंगे 0.35 प्लस। जो n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ? 2 प्लस 6 प्लस 6। बच्चे n-1 में यहाँ पर भी n-1 यहाँ पर भी 14 है ना टोटल इलेक्ट्रॉन, 8 कैसे? और वो उसको कितने से शील्ड करेंगे, देखो रूल्स लिखा है, कितने से शील्ड करेंगे? 0.85 से। यस। और n-2 n-3 सारे लेने हैं बच्चे, n-1 सारा लेना है अपने। n-2 और n-3 में कितने हैं? उसके अलावा जितने भी रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने हैं? 2 प्लस 6। और वो सब कुछ कुछ किससे शील्ड करेंगे? उसको 1 से शील्ड करेंगे। 2 प्लस 6 वो उसको किससे शील्ड करेंगे? वो उसको 1 से शील्ड करेंगे। यस। इसको अगर तुम सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 22.75, दैट वुड बी सिग्मा। तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? जेड इफेक्टिव आएगा 26 माइनस 22.75, सॉरी 22.25 आएगा। तो ये आ जाएगा 3.7। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सारे पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, एस और पी को साथ में रखना है और डी को अलग से रखना है, डी और एफ को। जो भी टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसी में अगर n4 है तो n4 में एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, बाकी जितने भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसको 0.35 से शील्ड करेंगे। तो मैं लिख दूंगा 1 इंटू 0.35। उसके बाद n-1 में देखना है, n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? n-1 में इलेक्ट्रॉन थे कितने? 14। तो जो n-1 में इलेक्ट्रॉन है वो उसको शील्ड करेंगे कितने से? 0.85 से। 0.85 से वो उसको शील्ड करेंगे। और और बाकी जितने भी n-2 n-3 में इलेक्ट्रॉन है वो सब कुछ को 1 से शील्ड करेंगे। शील्डिंग निकाल लो तो जेड इफेक्टिव कितना आएगा? आना कितना चाहिए था? 26, बिकॉज वो उसका एटॉमिक नंबर है, बट अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर रहे हैं 22.25 से, तो शील्डिंग कितना आएगा? 3.75। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस, यस नो? चलो, वैसे ही तुमको कोबाल्ट का लिखना है, कोबाल्ट का तुम घर पे करोगे, उसके बेसिस पे मैं ये ट्रेंड्स लिखवाऊंगा तुमको। बच्चे जीरो वो उसने रूल्स दे के रखे, अपन रूल्स को डायरेक्टली फॉलो कर, अपन और कुछ भी नहीं कर रहे, कहाँ से वो नंबर आया वो अपन नहीं देख रहे, अपन रूल्स फॉलो कर रहे। मैं तुमको एक और चीज बता देता हूँ, ये तुम सब कुछ कंप्लीट करोगे घर पे, इसके बेसिस पे मैं तुमको नेक्स्ट टाइम रिजल्ट्स बताऊंगा। अब बोरॉन की बात करते हैं। तो बोरॉन में लास्ट इलेक्ट्रॉन 1p में है,
अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन 1p में है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n तो ये भी n। n कितना है 2, और ये कितना हो जाएगा n-1। एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चे लोग? n में रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे 2 है ना बच्चे। टोटल n में 3 इलेक्ट्रॉन है, एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे एक कहाँ से है बच्चे लोग? अगर n जो है 2 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन 3 है ना यार, सॉरी। टोटल h में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 1 इलेक्ट्रॉन, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। एक अगर टेस्ट इलेक्ट्रॉन है तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। अगर यहाँ पे 2p2 होता, 2p2 तो एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन होता, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने होते? 3। तो यहाँ पे क्या है 2p1, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 यहाँ पे। और 2 और अगर उसी ऑर्बिट में है तो कितने से शील्ड करेंगे? 0.35, 0.85 या 1? 0.35। n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? 0.8। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.7 प्लस 1.7, 2.4। तो यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस 2.4, 2.6। बच्चे बोरॉन 5 होता है एटॉमिक नंबर, वेदांत बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, ठीक है। तुमको क्या निकालना है? तुमको कोबाल्ट का भी फाइंड आउट करना है, तुमको कार्बन का भी फाइंड आउट करना है, उसके बाद सोडियम और पोटेशियम का भी फाइंड आउट करना है। सोडियम और पोटेशियम में किस पे फाइंड आउट करना है? इसमें 3s1 पे, इस पे 4s। और अभी जैसे एक्टिव रह रहे हो समझाने के बाद, वैसे एक्टिव रहो ना यार, पढ़ाने में मजा आएगा। मुझे ये एक्टिवनेस चाहिए, एटलीस्ट 15 लोगों का तो रेस्पॉन्स चाहिए जो अभी कर रहे थे तुम समझाने के बाद। पढ़ाने में लिटरली मेरे को मजा आएगा। मैं तुमको और अच्छी चीजें भी बताऊंगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें भी बताऊंगा। तो अगर तुम ऐसे डल से रहोगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा। अब पता है कैसे पढ़ना है अपने को क्लास में? ओके, नाउ अब तुमको किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। हाँ, एस और पी को साथ में लेंगे यार बच्चे, एस और पी को साथ में लेंगे। किसी को कुछ भी डाउट है तो अपना माइक ऑन कर सकता है। सर हेलो। एक मिनट, हाँ बच्चे एक मिनट। हाँ बोल, क्या हुआ? सर व्हाट इज टेस्ट इलेक्ट्रॉन, कैन यू एक्सप्लेन? टेस्ट इलेक्ट्रॉन जहाँ पे जिसपे तेरे को शील्डिंग फाइंड आउट करना है। टेस्ट इलेक्ट्रॉन का सिंपल मीनिंग जहाँ पे तेरे को शील्डिंग फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। ठीक है, हेलो। यस सर। Hello, sir. हाँ बोल। Sir, can you explain the boron? बच्चे बोरॉन में टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या लिया है तूने? Sir, can you show the slide? बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख, Okay, sir. लिख लिख, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिख। Sir, that one is one. Oh, 1s2 2s2 2p1, यस। yes, sir. तो 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1, 2p1 तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, 2p1 तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए?
Sir, 3. मुझे 3 कहाँ से हुए यार? Sorry, 4 sir, 2. बच्चे, रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन नहीं, उसी ऑर्बिट में। 2. अगर तेरा ns1s2 2s2 2p1 है तो सारे Yes, sir. रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अपना एक बार माइक ऑफ कर। मैं सारे इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा। 1s2 2s2 2p1, तो 2p1 है, इसका मतलब तेरा n कितना है? तेरा ऑर्बिट नंबर 2 है। तो ऑर्बिट नंबर 2 में उस टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ के रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2. हाँ, अब बोल बच्चे, जो भी था जिसका माइक ऑन करके बता। Sir, 2. अब होंगे 2, इसलिए 2 को मल्टीप्लाई किया 0.35 से, 2 into 0.35 कर लिया। यस। Yes, sir. अब उसके अलावा n-1 में कितने हैं? Sir, 1. अब n-1 में 1 कितने हैं? 1s2 होगा ना, तो वहां पर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन है भाई। हाँ sir. वो उसको कितने से शील्ड करेंगे? Sir, 2 से. कहाँ पे ध्यान है यार तेरा? Sir, मेरे अच्छा, को अपना नहीं माइक, समझा. तो अपना माइक ऑफ कर यार, माइक ऑफ कर। अबे 2 से तो कोई शील्ड ही नहीं करता यार। 2 से कहाँ से शील्ड करेगा? नंबर है 0.35 0.85 और 1। पूछा हूँ कैसे शील्ड करेगा? तू बोला 2 से। 2 से कैसे शील्ड करेगा? तेरे को n2 समझ में आता है? यहाँ पे n = 2 Yes, sir. और n = 2 में ये अगर तेरा टेस्ट इलेक्ट्रॉन, तो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? Sir, 2. और n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन है? Sir, 1. अबे 1 कहाँ से है इलेक्ट्रॉन यार? Sir, 2. Sorry, sir. कहाँ पे ध्यान है? Sorry, sir. और रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 है। ये इसको कितने से, n वाला कितने से शील्ड करेगा? Sir, 2 से ना. अबे 0.35 से शील्ड करेगा 0.35. ना भाई। और n-1 वाला कितने से शील्ड करेगा? 0.85. वही तो किया है। Okay, sir. डन। Yes, sir. Sir, अब समझ में आया. Thank you, sir. ओके। Sir, मैं आपको कॉल कर सकता हूँ पर्सनली. आज 2:30 करना कॉल, 2:30। Okay, sir. Thank you, sir. ओके। या Sir, या sir, in module में एक problem है. It's that it is written that the number of protons, electrons and neutrons in a molecule of heavy water are respectively. Sir, heavy water meaning H2 only, no? नो, D2, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 2। इट्स ड्यूटेरियम। ठीक है। Okay, sir. Thank you, Okay. sir.